वेलकम टू साक्षीज़ विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने देखा था अभी तक ट्राइबल्स के बारे में, समझा कि डिकूज क्या होते हैं और अभी हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं कि कौन क्या क्या करता है। जैसे कुछ लोग हर्डर्स होते हैं, कुछ लोग हंटिंग करते हैं और कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे जिसे हम झूम कल्टीवेशन करते हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे विजन आया गोल्डन एज का। अब हमने तरह तरह के काम देखे जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज करती हैं। उनमें से कुछ कम्युनिटीज सेटल होकर भी कल्टीवेशन करती हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि झूम कल्टीवेशन करती थी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि सेटल्ड नहीं थी, एक लैंड पे पहले कुछ उगाती थी फिर दूसरी लैंड पे चली जाती थी। इस तरीके से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, शिफ्ट होती रहती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से सेटल्ड कल्टीवेशन होता था। Even before 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. 19th century से पहले भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ने एक ही जगह पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया और एक ही जगह पे रह के क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया। जो पहले वो घूमते फिरते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो बंद कर दिया। They began to use the plow and gradually got the rights over the land they lived on. इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जो हल है उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। देन जो अधिकार थे कुछ जमीन के वो इनको मिल गए जिसके ऊपर ये रहते थे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। All the members of the clan were regarded as the descendants of the original settlers who had first cleared the land. बहुत सारे केसेस में, जैसे कि छोटा नागपुर पे जो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है मुंडा, उस कम्युनिटी में क्या होता है कि जो भी ज़मीन है किसी एक की नहीं होती है, वो सारा जो ज़मीन है, लैंड है, वो पूरे एक क्लैन, एक कम्युनिटी का है। ठीक है, जैसे मुंडा है तो पूरे मुंडा कम्युनिटी का है वो। ऐसा माना जाता है कि जो पहले वहाँ पर आए, जिन्होंने इस ज़मीन को क्लियर किया था, फॉरेस्ट होंगे ना पहले, उसको काट के यहाँ पर लैंड बनाया होगा कल्टीवेशन वगैरह के लिए, जो पहले ओरिजिनल सेटलर्स हुए थे उन्हीं के हम वंशज हैं, ऐसा मानते हैं। और सबका एक सा अधिकार है, इक्वल राइट्स हैं सबके। Very often some people within the clan acquired more power than the others. Some became chiefs and other followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. अब यहाँ पर वैसे सबका अधिकार होता है, कोई बाकी कास्ट सिस्टम टाइप का नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इनकी कम्युनिटी में भी जो थोड़ा पावरफुल आदमी होता है उसको क्या बना दिया जाता है, चीफ, और बाकी उसके फिर फॉलोअर्स बन जाते थे। इस तरह से होता था। और जो ये चीफ रहता था, जो पावरफुल व्यक्ति रहता था, ये कई बार क्या करता था कि खुद इतना कल्टीवेशन का काम करते हुए रेंट पे दे देता था कि बाकी लोग कल्टीवेट करेंगे। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhals as more civilized than hunter-gatherers और shifting cultivators. ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या पाया कि जो ये गॉन्ड और संथल ट्राइब्स होती हैं ये ज़्यादा सभ्यता वाली हैं, मतलब ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, ये लोग पुराने तरीके से नहीं जीते हैं। जबकि जो हंटर और गैदरर्स होते हैं या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाले कम्युनिटीज़ हैं वो उतने सिविलाइज्ड नहीं हैं। और जो जंगलों में अभी भी रहते हैं उनको वाइल्ड और सैवेज माना जाता है, थोड़े जंगली प्रकार के माना जाता है। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड, जिनको ज़रूरत है कि वो एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर दें, घूमना फिरना छोड़ के, और सिविलाइज्ड हो जाएं थोड़ा सा। जो नॉर्मल तरीके होते हैं जीने के, जीवन के, एक इंसान के नॉर्मल सिविलाइज्ड हो जाएं, उस तरीके से अपना जीवन जिए। बेवार क्या है? अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवार कहते हैं। ठीक है, नाउ सी हाउ डिड colonial rule affect
है ट्राइबल लाइफ्स, कि किस प्रकार से ये जो ब्रिटिशर्स आ गए, बाकी पूरे इंडिया में तो इन्होंने तबाही मचाई दी थी, हम क्लास 8 में सब कुछ जान जाएंगे। एक बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए बातें वो सब आप जान जाएंगे क्लास 8 के अंदर, क्लास 8 की हिस्ट्री के अंदर। अभी तक भी हमारे चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा वो देखा है कि कैसे कैसे ये ब्रिटिशर्स आए, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर वगैरह रूल करने लग गए, ये सब हमने देखा। अब इन्हें चैन नहीं पड़ा है, इन्होंने कॉलोनियल रूल ने इतना बुरा किया है कि ट्राइबल जो पीपल होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप जंगलों में रह रहे हैं, उनको भी परेशान किया है। ट्राइबल कम्युनिटीज को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई इनकी वजह से, जो कि इस चैप्टर में हम देखेंगे। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। क्या क्या चेंजेस आए देखो ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ में। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। अब जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज के जो थोड़े से पावरफुल व्यक्ति होते थे, जो चीफ होता था, उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया। Before the arrival of British, in many areas the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. तो ब्रिटिश पावर आने से पहले ये जो ट्राइबल चीफ हुआ करता था, इसके हाथों में पावर होती थी, अधिकार होते थे इसके पास कि ये शासन कर सके, अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर सके, अपने पीपल को कंट्रोल कर सके, उनके भले के लिए जो भी उसको डिसीजन लेना ले सके। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कई जगहों पे इनकी अपनी खुद की पुलिस होती थी और अपने इन्होंने रूल बना रखे थे, अपनी ज़मीन से जुड़े, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े इन कम्युनिटीज़ के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials in India. अब जब ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग हावी होना स्टार्ट कर दिया इंडिया के लोगों के ऊपर, तो इन्होंने क्या कहा कि आपको जो भी अपने टाइटल्स रखने हैं वो आप रखिए, चीफ बन के बैठना है चीफ बन के बैठो, कम्युनिटी का नाम चलने दो, सब कुछ जो करना है करो। लेकिन अब जो इनकी जो पावर्स थी चीफ के हाथ में वो छिनती जा रही थी और ब्रिटिश के लॉ फॉलो करने के लिए मजबूर होते जा रहे थे। और तो और इनको ब्रिटिश ऑफिसर्स को ट्रिब्यूट भी देनी होती थी और डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। ठीक है, they lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. तो पहले जो इनकी पोजीशन हुआ करती थी वो अब वैसी नहीं रही और ये अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को भी नहीं कर पा रहे थे। सो नाउ वी विल सी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनके साथ क्या हुआ। ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थे इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ये एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएं और पीसेंट कल्टीवेटर बन जाएं। ये घूम घूम के जो कल्टीवेशन करते थे ऐसा ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। सेटल्ड पीसेंट वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन द पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। अब ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि जो एक जगह पे इंसान बसा हुआ है उसको तुम आराम से कंट्रोल कर सकते हो, उस पर शासन कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति घूमते रहते हैं उन पे कैसे कंट्रोल करोगे? इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लोग घूमना फिरना बंद करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करें और एक जगह रह के अपना काम करें। British also wanted a regular revenue source for the state, so they introduced land settlements, that is, they measure the land, define the rights of each individual to the land, and fixed revenue demand for the state. और आपको पता है सबसे ज़्यादा लालच ब्रिटिश का रेवेन्यू। ठीक है, तो जब एक जगह टिके रहेंगे तो रेवेन्यू लेने में आसानी रहेगी क्योंकि इनका अपना एक पर्टिकुलर ज़मीन होगा, नाप लेंगे उसको, रिकॉर्ड कर लेंगे किसकी कितनी ज़मीन है, कितना रेवेन्यू आना चाहिए, सब चीज़ें। तो ये भी एक रीज़न था
कि ब्रिटिश चाहते थे कि ये लोग एक जगह सेटल डाउन हो जाएं। Some peasants were declared landowners, other tenants. As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner who in return paid revenue to the state. तो कुछ किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया, लैंड ओनर बना दिया गया, बाकी क्या बन गए, टेनेंट बन गए, किराए से उनकी जमीन पे काम करने वाले। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि जो टेनेंट होते थे, किराए पे जमीन लेते थे, उसको लैंड ओनर को पैसे देना होता था, रेवेन्यू देना होता था। British effort to settle Jhum cultivator was not very successful. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and soil is dry. अब जो ब्रिटिशर्स ने जिम्मा उठाया था कि हम झूम कल्टीवेटर्स को, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को एक जगह सेटल डाउन करवाएंगे, ये इजी नहीं था। इजी क्यों नहीं था? क्योंकि जो एक जगह रह के कल्टीवेशन का काम किया जाता है इजी नहीं होता, इसलिए सेटल करवाना भी इजी नहीं था। अब ये एक जगह रह के करने वाला कल्टीवेशन क्यों इजी नहीं था? आज तो हम यही देखते हैं ना कि फार्मर्स एक जगह रहकर ही फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिर इजी क्यों नहीं है? इजी इसलिए नहीं था क्योंकि पानी की कमी थी और सॉइल कैसी थी, ड्राई हो रही थी। In fact, Jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered since their field did not produce good yields. और इसी वजह से अगर ये झूम कल्टीवेटर्स रह के एक जगह सेटल डाउन होकर कल्टीवेशन कर भी रहे थे तो इनको घाटा हो रहा था, क्योंकि उपज ही नहीं आ रही थी, प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ज़्यादा गुड्स नहीं मतलब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। So the Jhum cultivator in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. इसी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के झूम कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम तो वही करेंगे जो हम इतनी सदियों से करते आए हैं, अपना झूम कल्टीवेशन। Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. अब जब ये सब बातें हुई, पहले तो ब्रिटिश ने जो भी कोशिश की थी कि ये झूम कल्टीवेशन छोड़ के सेटल डाउन हो जाएं, तो जो ये लोग हैं इन्होंने कोशिश करी कि चलो ठीक है हम सेटल डाउन होते हैं, कुछ लोगों ने किया ट्राई, लेकिन जब इनको फ़ायदा नहीं हुआ तो ये आ गए अपनी पे कि भाई हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाएंगे, झूम कल्टीवेशन करेंगे। कुछ ब्रिटिश ने जब विरोध जताया तो प्रोटेस्ट होने लग गई, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि अगर इनने ज़्यादा प्रोटेस्ट करी तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया कि जंगल के कुछ हिस्से में आप ये काम कर सकते हो, कुछ हिस्से में, पूरे हिस्से में नहीं, इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, देखो, ट्राइबल वर्कर इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश। ये एक ट्राइबल पीपल है और आंध्र प्रदेश का ये फील्ड है राइस का। ठीक है, नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट। तो आपको इसका डिफरेंस देखना है। ये भी एक पिक्चर है, ये भील वुमेन है जो कि कल्टीवेशन का अपना काम कर रही हैं, गुजरात का पिक्चर है ये। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फॉरेस्ट के ऊपर कुछ कानून बना दिए, फॉरेस्ट लॉज ले आए, तो उसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं जंगलों से, फॉरेस्ट से, पूजा करती हैं फॉरेस्ट की, अपना घर समझती हैं जंगलों को। ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट में कोई कानून लाया जाएगा तो इनकी जो लाइफ है ट्राइबल पीपल की, उस पर तो असर होगा, डायरेक्ट असर होगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपना जो कंट्रोल था फॉरेस्ट के ऊपर बढ़ा दिया और ये बोल दिया कि जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट। ठीक है, और कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाइड कर दिया कैसे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में कोई घुस नहीं सकता, कोई कुछ और कर नहीं सकता, वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इसीलिए कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया
और इन फॉरेस्ट से ये लोग टिम्बर लेते थे। रिजर्व फॉरेस्ट से क्या प्रोड्यूस होता था? टिम्बर, जो कि ब्रिटिश के कंस्ट्रक्शन वाली कामों में यूज होता था। और इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर पीपल को फ्रीली मूव करना अलाउ नहीं होता है, ना ही वो झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, ना ही वो रिजर्व फॉरेस्ट से कोई हंट कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, ना ही वो फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी तो पाबंदी लगा दी। हाउ वर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन? अब इतनी सारी पाबंदियों पे कैसे जिएंगे ये झूम कल्टीवेटर्स? हर चीज की तो मना कर दी है, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. और इन सब कारण की वजह से काफी लोग मजबूर हो गए, क्योंकि अब देखो पेट तो पालना है ना, पेट तो भरना है ना, तो यहाँ नहीं कुछ कर पा रहे तो बेचारे इधर उधर चले गए कि कुछ काम मिल जाए और बस हम दाल रोटी की जुगाड़ कर सके। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? पर जैसे ही ब्रिटिशर्स ने स्टॉप किया, रोका ट्राइबल पीपल को जंगलों के अंदर रहने से, ब्रिटिशर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो क्या? कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लेबर कहाँ से आएगी जो पेड़ काटेगी रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए और जो लॉग्स होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लॉग क्या होता है? लकड़ी। पेड़ काटते हैं ना तो बड़े बड़े लॉग्स के हिस्से होते हैं वो। अब स्लीपर क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड। ठीक है, वैसे भी तो रेलवे में स्लीपर क्लास होती है ना। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद सॉल्यूशन। तो अब क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश, वो एक सॉल्यूशन लेके आए कि कैसे अब इस प्रॉब्लम से निकले। They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. अभी सॉल्यूशन क्या था कि ये जो झूम कल्टीवेटर्स है ना, इनको एक छोटा हिस्सा दे देंगे जमीन का जंगल में और कह देंगे कि ठीक है तुम कल्टीवेट करो, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है, और हम तुम्हें लेबर भी देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होगा तुम्हें लेबर देगा और तुम्हें फॉरेस्ट की देखभाल करनी होगी। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इसी प्रकार हर फॉरेस्ट के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट के पास एक फॉरेस्ट विलेज भी बसा दिया, जहां से आराम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर मिल जाती थी काम करने के लिए। अब देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव। मतलब ये जो जमीन है इंग्लिश की, इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट नहीं, लोग, जैसे हम इंडियंस हैं वैसे इंग्लिश ब्रिटेन के लोगों को बोल रहे हैं कि जीवन कितना मतलब कठिन है या जीना कितना कठिन है। इन द 1930s वेरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बेगास, a tribal group in central India. He wanted to know about them, their customs and practices, their art and folklore. He recorded many songs that lived in the hard time the Begas were having under British rule. तो इसका नाम आपको याद आ रहा होगा, वेरियर एल्विन। थोड़ी देर पहले हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है इसके बारे में और ये दोबारा आ गया। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो 1930s के टाइम पे ये बेगास में गया था। बेगास वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, इलाकों में, और किस प्रकार की मुसीबतें जो फेस कर रहे थे बेगास, वो इन्होंने कुछ लिखी हैं। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव, हाउ हार्ड इट इज टू लिव, इन द विलेजेस सिट्स द लैंडलॉर्ड, इन द गेट सिट्स द कोतवाल, in the garden sits the patwari, in the field sits the government.
In this land of English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay land tax, we have to sell bullock. How are we to get our food in this land of English? तो देखिए कितना दर्द है इस कहानी, मतलब इस लाइंस में कितना ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है कि कितना मुश्किल है इंग्लिश की ज़मीन पर रहना, जीवन व्यतीत करना कितना कठिन है। जो विलेज में बैठा है ज़मीन का मालिक, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, गेट पे बैठा है कोतवाल, गार्डन में बैठा है पटवारी और फील्ड में बैठी है सरकार। कितना कठिन है इंग्लिश की ज़मीन पे रहना, कितना कठिन है। कैटल टैक्स देने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ती है, फॉरेस्ट टैक्स देने के लिए हमें अपनी भैंस बेचनी पड़ती है और लैंड टैक्स देने के लिए हमें अपनी बैल बेचने पड़ते हैं। हाउ आर वी टू गेट आवर फूड? अब हमें अपना खाना कैसे मिलेगा ऐसे, मतलब आप देख रहे हैं उनको ये सारे टैक्सेस देने के लिए कुछ ना कुछ अपना बेचना पड़ रहा है। कैटल टैक्स देने की वजह से ही अपना कैटल बेचना पड़ रहा है, बताओ। और हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है इनके सर पर। विलेज में लैंडलॉर्ड बैठा है, गेट पे कोतवाल बैठा है, गार्डन में पटवारी बैठा है और फील्ड में सरकार बैठी है। जिए तो जिए कैसे ये लोग? तो ये कंडीशन थी जो बेगास की है। Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangama in 1906 in Assam and Forest Satyagraha of the 1930s in central provinces. देखो हर कोई व्यक्ति चुपचाप सुनने वाला नहीं होता है। कुछ ट्राइबल पीपल हैं, भोले भाले हैं, आपने चुप कर लिया, लेकिन जब अत हो जाती है तो कहीं ना कहीं से तो प्रोटेस्ट रिबेलियन होती ही हैं। तो वैसे ही रिबेलियंस भी हुई, लोगों ने इन सख्त और गलत फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। ऐसा ही एक रिवॉल्ट हुआ सोनग्राम संगमा ने जो किया था 1906 में असम में, और फॉरेस्ट सत्याग्रह भी हुआ था 1930s में सेंट्रल प्रोविंस में, मतलब मध्य प्रदेश के इलाकों में। सो प्रॉब्लम अब देखनी है कि ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मनी लेंडर ट्रेडर्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिरसा मुंडा इतने फेमस क्यों हुए, उनका नाम इतनी इज्जत से क्यों लिया जाता है, क्या किया उन्होंने ऐसा जो लोग उनको आज भी याद करते हैं, इज्जत से उनका नाम लेते हैं। इस सब को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। और अपने व्यूज़ मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।